बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। बच्चों, हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है एमडी कैट इंग्लिश के ग्रामर के पोर्शन का। इसमें हमने नाउन को पहले डिस्कस कर लिया है, उसके बाद आर्टिकल को भी कर लिया है। आज हम उसी सिलसिले में प्रोनाउन को जो है ना वो उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है प्रोनाउन के टॉपिक को। तो आज हम इसका हाफ़ हिस्सा करेंगे, हाफ़ हिस्सा जो है ना वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए। मेरी आदत नहीं है कि हम बिला वजह लंबी तमहीद बांधें किसी टॉपिक के ऊपर जो है। तो चलें हम इसको शुरू करते हैं। प्रोनाउन जो है बच्चों, प्रोनाउन का जो है ना वो आपको सबसे पहले देखना है कि जी प्रोनाउन हम कहते किसको हैं। प्रोनाउन असल में ऐसे अल्फाज हैं कि जो हम नाम की जगह पे यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे आप क़ायद आज़म का मज़मून लिखते हैं, आप लिखते हैं क़ायद आज़म वाज बॉर्न इन कराची। अगेन हम दो मरतबा भी यूज़ कर सकते हैं, क़ायद आज़म जो है ना वो इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। बट अगेन इन द थर्ड टाइम वी डोंट यूज़ क़ायद आज़म, वी यूज़ ही इंस्टेड ऑफ क़ायद आज़म। बार बार हम क़ायद आज़म का नाम वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता उसमें। तो उसके बाद जब हम क़ायद आज़म के नाम की जगह पे ही लगाएंगे तो वो ही हमारे लिए प्रोनाउन का काम करेगा। मतलब ये है कि ऐसे तमाम अल्फाज के जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं, तमाम अल्फाज जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, उन अल्फाज को हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। जो है सिंगल लाइन में हमने उसकी डेफिनेशन लिखी है। अब हम आ जाते हैं कि जी प्रोनाउन जो है उनकी कौन कौन सी हालतें हैं, उनकी पोजीशन कौन कौन सी हैं, उनको हमने कैसे करना है। अब आप सबसे पहले देखें कि हल करने का आसान तरीका इसका समझने का ये है कि आप ये कहें कि जी हम अपने आप को जो है वो फर्स्ट पर्सन कहते हैं, या हम अपने आप के लिए हम यूज़ करते हैं आई का वर्ड। तो आई जो है ये है फर्स्ट पर्सन, तो ये एक है तो ये होगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यानी कि आई सिंगुलर के लिए, वी जो है वो प्लूरल के लिए। तो आई मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी हम उसका प्लूरल बन गया तो ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया। ठीक है, पहले हम इसको तरतीब से समझ लें। उसके बाद हम जिससे मुखातब होते हैं ना तो वो हमारे लिए है यू। तो यू होता है सेकंड पर्सन, यानी कि हम अपने आप को फर्स्ट पर्सन कहते हैं और जिस इंसान से हम मुखातब होते हैं वो होता है हमारे लिए सेकंड पर्सन। तो यू जो है वो सिंगुलर के लिए भी हम यू इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल के लिए भी हम यू इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह यू जो है, अब यू सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू है और सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू है। फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखेंगे ना, यहाँ आप देखें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम सिंगुलर के लिए यूर सेल्फ लिखेंगे और प्लूरल के लिए हम यूर सेल्व्स लिखेंगे। तो इस तरह जिससे हम मुखातब होते हैं तो वो हमारे लिए होता है यू जो है। अब नेक्स्ट हम थर्ड पे आ जाते हैं। अब तीसरे नंबर पे वो इंसान, वो चीज़ या वो जमा जो बातचीत में शामिल नहीं है, वो किसी और जगह पे मौजूद है, वो बातचीत में मौजूद नहीं है, वो होता है थर्ड पर्सन। वो साइड पे है, करीब भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, साथ बैठा हुआ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि वो बातचीत में शामिल नहीं है, वो थर्ड पर्सन है, यानी कि वो हमारी बातचीत का हिस्सा नहीं है। तो थर्ड पर्सन के लिए हम ही का वर्ड यूज़ करते हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि जो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है उसमें मेल और फीमेल का कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखा, लेकिन थर्ड पर्सन जो है उसमें रखा है। अब ही जो है वो मेल के लिए और शी जो है वो फीमेल के लिए। इट का वर्ड उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बेजान चीज़ों के लिए रख लिया है। तो ये ही, शी और इट जो है ये आ गए हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक हो गया। अब इसको ध्यान से समझेंगे ना तो ये हम अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। अब इसके बाद आ जाता है दे क्या है? दे है थर्ड पर्सन प्लूरल। तो इस तरह ये हमारे आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर, यू फर्स्ट सेकंड पर्सन प्लूरल, ही शी इट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, और दे हमारे पास आ गया थर्ड पर्सन प्लूरल। तो ये हमारी पहली हालत आ जाती है इसकी सब्जेक्टिव केस। अब हम आ जाते हैं इसके
प्रोनाउन की जो शेप्स हैं या हालतें हैं वो कैसी हैं। अब ये जो पहली होती है ना, इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है, या हम इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, हम इसको पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, इसको पर्सनल भी कहा जाता है। तो ये आई आ जाता है। नंबर 2 पे होता है माई, इसको हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। याद रखना है ये प्रोनाउन नहीं है, ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि जब भी हम ये मलकियत के लिए यूज़ करते हैं, अपनी मलकियत शो करने के लिए, तो जब हम लिखते हैं ना माई बैग, तो बैग तो नाउन है, माई जो है वो माई का लफ्ज़ बैग को बयान कर रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, माई हमारे पास एडजेक्टिव होगा। तो माई बैग हमारे पास नाउन हो गया, तो नाउन को ये बयान कर रहा है माई का वर्ड। तो ऐसे तमाम अल्फाज जो नाउन को बयान करते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसलिए माई जो है ना वो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इसको हम कहेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम आते हैं माइन। अब माइन जो है ये है सही पोजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि माइन जो है जब कहते हैं ना दिस इज़ माई बैग, तो हम माई बैग भी लिख सकते हैं, दिस इज़ माइन भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब माई बैग की जगह पे हम माइन लिखेंगे ना, तो ये मुकम्मल वर्ड जो है वो उस नाउन और प्रोनाउन दोनों की जगहों पे आएगा, एडजेक्टिव की जगह पे। तो इसलिए ये माइन हमारा जो है ना ये हमारे पास फिर प्रोनाउन होगा, ये होगा पोजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद मी जो है ये ऑब्जेक्टिव की जगह पे यूज़ होता है, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। फिर लास्ट पे आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ बच्चों थोड़ा सा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एक इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। तो ये दो थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो ये हम आगे जाकर जो है ना इसको फिर डिस्कस करेंगे। एम्फेटिक होता है ज़ोर देने के लिए, और रिफ्लेक्सिव जो है ये ज़ोर देने के लिए नहीं होता। ये हम आगे टॉपिक्स में जो है ना वो इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। चलें हम आगे आ जाते हैं। ये आई इस तरह ये इनकी सारी हालतें हैं। ये सब्जेक्टिव केस आ गई है, ये पोजेसिव केस है, एडजेक्टिव है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। तमाम जितने भी हमारे प्रोनाउंस हैं उनकी लिस्ट बनी हुई है, तो आप इसको देख लें, इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी बाद में अच्छी तरह से इनको याद कर लें कि कौन सी प्रोनाउन है, इसकी हालत कौन सी है। इन्हीं की बेस पे हमारे आगे रूल्स जो हैं वो अप्लाई होंगे। हमें ये आता होगा तो हमारे रूल्स होंगे, अगर ये नहीं आता होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन की जो है वो किस्में कौन कौन सी हैं। अब हम देखें नंबर 1 पे आ जाता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में यूज़ ऑफ प्लेस ऑफ द नेम्स ऑफ पर्सन, इसमें पर्सनस के जो है ना वो नेम्स आ जाते हैं। मतलब यूज़ कहाँ आता है कि जो नाम होता है ना उसकी जगह पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें आई, मी, यू, ही, वो जो पहले वाले हैं ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। नंबर 2 पे आ जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सवाल पूछने के लिए जिनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी लिखे हुए हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा कि ये क्या किसका काम कर रहा है। तो कुछ बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें याद करनी पड़ती हैं, तो आप इस टेबल को याद करना है आपने। रिलेटिव प्रोनाउन आ जाते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं। यूज़ टू रिलेट ऑफ सम नाउन, ये एक किसी नाउन का तल्लक जो है वो किसी दूसरे प्रोनाउन के साथ जो है वो यूज़ करते हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पहले जिक्र हो चुका होता है जिसका। तो उसमें हु है, वे, हुस है, होम है। तो ये आपके 9-10 के सिलेबस में भी ये यूज़ होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी इनका इस्तेमाल है, और एंटी टेस्ट में भी इनका जिक्र आता है। आगे हम आ जाते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है। तो ऐसे प्रोनाउन जो है वो यूज़ टू पॉइंट आउट, कुछ चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो ये दिस, दैट, दीज, दोस, वंस, नन, सच और द सेम जो है ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। तो इनकी तरतीब आप देख लें। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन जो है। इंडेफिनेट प्रोनाउन जो है वो इंडिकेट करने के लिए, निशानदेही करने के लिए किसी जो है ना वो चीज़ के लिए जो स्पेसिफिक होता है उसकी निशानदेही के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आ जाता है मतलब एनी है, एनी वन आ सकता है, एनी बॉडी आ सकता है, सम बॉडी है। तो ये सारे जो है ना इंडेफिनेट प्रोनाउन हैं, तो ये इनका जिक्र आएगा आगे, उनको हमने देख लेना है। नेक्स्ट इसमें सेप्रोकल प्रोनाउन आ जाते हैं। सेप्रोकल प्रोनाउन ऐसे होते हैं यूज टू एक्सप्रेस आ म्यूचुअल अटेंशन, जो है कोई भी म्यूचुअल एक्शन है ना उसके लिए यूज़ होता है, या रिलेशनशिप होता है जिस तरह ईच अदर है, वन एंड अदर है। तो ये इनको जो है ना रेसिप्रोकल हम प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने आप को ही जो है ना वो शो करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो नेक्स्ट इसमें इनका यहाँ जिक्र किया गया है। तो ये डिटेल है, पहला टेबल भी आपको याद करना पड़ेगा, दूसरा टेबल भी याद करना पड़ेगा, और ये तीसरा टेबल भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये याद करेंगे तो आगे काम चलेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं रूल्स की तरफ।
تو رولز میں ہم آپ دیکھتے ہیں کہ یوز پروناؤن اکارڈنگ ٹو اٹس اینٹیسیڈنٹ ان نمبر پرسن اینڈ پلیس جو ہے ہم نے پروناؤن کا استعمال کرنا ہے کہاں کرنا ہے اکارڈنگ ٹو اٹس اینٹیسیڈنٹ ہم کہتے ہیں جو پروناؤن پہلے استعمال ہو چکا ہے اس کو ہم اینٹیسیڈنٹ کہتے ہیں ان نمبر کے لحاظ سے پرسن کے لحاظ سے یا جگہ کے لحاظ سے. اس سنٹینس میں آپ دیکھیں کہ ہمارا اینٹیسیڈنٹ کون ہے تو دے ہمارا یہاں اینٹیسیڈنٹ ہے, دے اینٹیسیڈنٹ ہے. اب اس کے بعد یہاں اٹس ڈیوٹی ہے تو اٹس جو ہے نا یہ دوبارہ پروناؤن یوز کیا گیا ہے. تو جو اٹس والا یہ جو پروناؤن ہے نا دوبارہ یوز ہوا ہے تو اس کو ہم نے کہا کیا کرنا ہے اس پروناؤن کو ہم نے اس پروناؤن کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے دے کے مطابق جو ہے. تو دے کے مطابق یہ یوز ہوگا تو یہ کام ہوگا, ادروائز جو ہے نا یہ پھر صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو ہم جو ہے نا یہ تھوڑا سا چینج ہو گیا تھا تو اس کو ہم جو ہے نا وہ ابھی جو ہے وہ ٹھیک کر لیتے ہیں. اٹس ڈیوٹی جو ہے اب کہتا ہے دے شوڈ ڈو اٹس ڈیوٹی, اسے اپنا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو یہاں اٹس کا ورڈ جو ہے نا یہ غلط ہے کیونکہ یہ اینٹیسیڈنٹ کے مطابق نہیں ہے, اس کو جو ہے نا اس لیے یہاں غلط لکھا گیا ہے. یہ دے آ گیا تو دے کے مطابق اٹس غلط ہے تو ہم لکھیں گے دے شوڈ ڈو دیئر ڈیوٹی. تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم دیر کا ورڈ جو ہے نا وہ یوز کریں گے. اس کو میں تھوڑا سا ٹھیک کر دیتا ہوں تاکہ یہ اس کے سپیلنگ جو ہے نا وہ سیٹ ہو جائیں. وہ پڑھتے ہوئے ہمارا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا تھا. اب دیکھیں دے شوڈ ڈو دیئر THEI دیئر ڈیوٹی, تو یہ دیئر جو ہے وہ یہاں پر ٹھیک ہوگا, اٹس نہیں ٹھیک ہوگا کیونکہ دے کا جو آتا ہے نا پروناؤن اینٹیسیڈنٹ کے مطابق تو وہ دیر ہوگا کوئی اور نہیں ہوگا. اکرم شوڈ ڈو ہر ڈیوٹی, تو ہر کا ورڈ جو ہے وہ اکرم کا اینٹیسیڈنٹ نہیں ہے, یہ اینٹیسیڈنٹ اکرم جو ہے نا اس کے مطابق یہ نہیں ہے. اب کیا ہے اکرم شوڈ ڈو ہز ڈیوٹی, ہر ڈیوٹی نہیں ہے ہر فیمیل کے لیے, تو یہاں پہ ہز ڈیوٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے. آگے نیکسٹ آ جاتا ہے ون شوڈ ڈو ہز ڈیوٹی, ون کا جو اینٹیسیڈنٹ ہے نا جو ہے نا اس کے مطابق ہز ڈیوٹی غلط ہے تو ون شوڈ ڈو ونس ڈیوٹی, ونس ڈیوٹی جو ٹھیک ہے, باقی جو ہے نا وہ دوسرا وہ غلط ہوگا. چلیں نیکسٹ ہم اس پہ چلتے ہیں. پروناؤن جو ہے یوز سبجیکٹیو کیس آف پروناؤن آفٹر از ایم آر واز ور دین اور ایز. یہ ہمارے پاس یہ جو ورڈز ہیں نا از ایم آر واز ور دین اور ایز, ان لفظوں کے بعد اگر پروناؤن یوز ہوتا ہے تو وہ ہم نے سبجیکٹیو کیس لکھنا ہے. یاد رکھنا ہے یہ کہ اگر یہ ورڈز یوز ہو رہے ہیں تو ان کے بعد آنے والا جو پروناؤن ہے وہ سبجیکٹیو کیس ہوگا. مثال کے طور پہ آئی سپوزڈ اٹ واز ہم, تو یہاں اٹ واز میں نے ہم لکھا ہے, واز آ گیا تو واز کے بعد ہم سبجیکٹیو کیس نہیں ہے تو یہ تو آبجیکٹیو کیس بن گئے, تو یہ غلط ہے. تو یہ اس لیے ہم یہاں پہ ہی لکھیں گے, ہی اس کے سبجیکٹیو کیس غلط ہے, ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ غلط ہے. آگے ہم چلتے ہیں اٹ از ہر, از آ گیا تو ہر جو ہے وہ اس کی پوزیسو کیس ہے, یہ غلط ہے, آبجیکٹیو کیس ہے. تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے شی میں تبدیل کرنا ہے. تو یہ پہلا فکرہ غلط ہے, دوسرا جو ہے وہ ٹھیک ہے, اٹ از شی ہو گیا. نیکسٹ اب چلیں ہی از اسٹرانگر دین می. اب دین آ گیا, دین بھی یہاں ہمارے پاس ورڈ موجود ہے تو دین کے بعد می لکھا گیا ہے, آبجیکٹیو کیس یہ غلط ہے, ہم نے سبجیکٹیو کیس لکھنی ہے وہ ہے آئی. ہی از اسٹرانگر دین آئی جو ہے اب یہ ٹھیک ہوگا. نیکسٹ ہے علی از ایز کلیور ایز ہر, ایز کا ورڈ آ گیا تو ایز کے بعد ہر جو ہے وہ غلط ہے, تو کیونکہ یہ آبجیکٹیو کیس ہے, پوزیسو کیس بھی ہو سکتی ہے لیکن شی یوز کریں گے, یہ کیس ہمیشہ یہاں پہ سبجیکٹیو آئے گی. تو تینوں میں ہم تمام سنٹینس میں دیکھ لیں کہ سبجیکٹیو کیس کو ہم نے ان ورڈز کے بعد استعمال کرنا ہے, باقی کوئی اور آبجیکٹیو کیس جو ہے وہ یہاں استعمال کم ہوتی ہے یا موسٹلی ہم اسی کو یوز کرتے ہیں. نیکسٹ ہم آگے چلتے ہیں. پروناؤن جو ہے یوز پروناؤن آبجیکٹیو کیس آفٹر لیٹ بٹوین فور پریپوزیشن ورب. ان ورڈز کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے آبجیکٹیو کیس یوز کرنی ہے. اب لیٹ, اب یہ جو ورڈز ہیں لیٹ آ گیا, بٹوین آ گیا, فو آ گیا, پریپوزیشن آ گیا, تو اس کے بعد ہم نے اس کی آبجیکٹیو کیس جو ہے نا وہ یوز کرنی ہے. اب آپ دیکھیں لیٹ ہی ڈو ہز ورک, تو یہاں لیٹ ہی ڈو ہز ورک جو ہے تو لیٹ ہی غلط ہے, سبجیکٹیو کیس ہے تو ہم لکھیں گے لیٹ ہم جو ہے اس کی آبجیکٹیو کیس. تو اسی طرح ہم نیکسٹ چلتے ہیں. دس سیکریٹ از بٹوین ہی اینڈ شی, تو یہ دونوں میں بٹوین کے بعد ہی اور شی لگایا گیا ہے, یہ غلط ہے. ہی کا ہوگا ہم اور شی کے لیے ہوگا ہر, اس کا آبجیکٹیو کیس. سبجیکٹیو یہ دونوں سبجیکٹیو کیس ہیں, ہم نے یہاں لگانا ہے آبجیکٹیو کیس, تو یہ ہم اور ہر جو ہے یہ اس کے
ऑब्जेक्टिव केस हैं। इट इज़ फो शी, फो आ गया तो फो के बाद शी गलत है, और इसी तरह शी के लिए हम हर यूज़ करेंगे नीचे वाले सेंटेंस में, और यहाँ पे आई जो है वो गलत है, हम मी लिखेंगे। तो आप देख लें हमने ऊपर जो पढ़ा था ना कि ऑब्जेक्टिव केस हम इन वर्ड्स के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो ये फो भी उन्हीं वर्ड्स में से है, तो इसलिए शी गलत है, आई भी गलत है, तो फो के बाद ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हर होगा और मी होगी। इसी तरह आगे चलते हैं। देयर आर फ्यू जॉब्स एंड माई एज इज़ अगेंस्ट, अगेंस्ट का वर्ड ऊपर आया हुआ तो आई गलत है, आई के लिए गलत है, अगेंस्ट के बाद तो हम यहाँ लिखेंगे मी जो है। इसी तरह लास्ट सेंटेंस में इफ़ एनीवन हैव एनी ऑब्जेक्शन रेफर ही टू आई जो है, तो आप देखें रेफर का वर्ड आ गया तो इसके बाद ही भी गलत है सब्जेक्टिव केस, और आई भी सब्जेक्टिव केस गलत है, तो इसमें आएगा रेफर हिम टू मी जो है। यानी कि इनके बाद रेफर के बाद हम क्या करेंगे, हम इसकी जो ऑब्जेक्टिव केस है ना वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अपोस्ट्रोफी इज़ नॉट यूज्ड विद द फॉलोइंग पॉजेसिव प्रोनाउन, मतलब ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन है ना इनके साथ अपोस्ट्रोफी जो है वो हम इस्तेमाल नहीं करते, यानी योर्स आर्स आ गया, योर्स है, इट्स है, दियर्स है, हर्स है, तो इनके साथ हम यूज़ नहीं करते। आई एम ओबीडियंटली योर्स, यहाँ हमने अपोस्ट्रोफी लगाई है, जो गलत है। आई एम ओबीडियंटली योर्स, तो यहाँ अपोस्ट्रोफी के बगैर हम इसे लिखेंगे, अपोस्ट्रोफी का लिखना इसके साथ गलत है। चलें बच्चों, आज जो इसका हाफ हिस्सा जो है वो इतना हो गया, तो इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट बकिया हिस्सा प्रोनाउन का जो है वो हमने नेक्स्ट अपने वीडियो में जो है उसमें हम जो है वो कंप्लीट करेंगे। आपने किसी किस्म का कोई फीडबैक हो, कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स में उसके बारे में पूछ सकते हैं, या कोई और टॉपिक या कोई चीज़ जो आपने समझनी है उसके बारे में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में जो है उसको पूछ सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू।